Yeah. So if you see the significations, let's take an example of the fourth house. Fourth house signifies mother. It signifies relatives, conveyance, domestic environment, land, house, education, landed property, hidden treasure, then chest, armaments, and clothes. And fourth house is opposite to the 10th house, which is the house of profession. It means if there is any planet, good or bad, in the fourth house, that will have a direct impact on the significations of the 10th house also. So suppose fourth house is badly afflicted in anybody's horoscope. Let's say all malefics are having an influence on the fourth house. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ना तो आपको माँ का सुख मिलेगा, ना घर का सुख मिलेगा, ना आपकी एजुकेशन होगी, ना आपका कभी मकान बनेगा, ना कभी आपके पास कोई व्हीकल होगा, और जो भी चेस्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपके पास कपड़े भी नहीं होंगे, और आपका प्रोफेशन भी बहुत खराब होगा. तो फिर बचा क्या लाइफ में? अगर ये सारी चीजें खराब होनी हैं, तो इसके बाद what else you is remaining actually? Because it's almost nil. It means there's no purpose of life, because just one house can spoil almost every aspect of the life. ऐसे कोई भी हाउस आप देखें तो यू फाइंड कि इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, आई थिंक ऑलमोस्ट विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. और अगर एक भी हाउस खराब है तो आपको किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलना चाहिए एज पर द लग्ना चार्ट. बट ऐसा कभी होता नहीं है. फोर्थ हाउस अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है तो हो सकता है कि माँ का सुख ना हो सकता है कि एजुकेशन ना हुई हो सकता है कि लैंडेड प्रॉपर्टी ना हो सकता है कि व्हीकल का सुख ना हो, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि इनमें से एक भी चीज आपको ना मिले. सो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट टू डू एक्चुअली? पर्पस इज कि वी शुड बी एबल टू रीड द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. इफ यू वांट टू स्टडी द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, कि इसमें से किसका सुख नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा, तो वी शुड बी एबल टू स्टडी द इंडिविजुअल एस्पेक्ट. इंडिविजुअल एस्पेक्ट क्या हुआ? मदर हो गया, कन्वेंस हो गया, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो गया, लैंड हो गया, एजुकेशन हो गया, प्रोफेशन हो गया, हार्ट हो गया. तो somehow we should be able to study the individual aspect of the life, and that is the basic purpose of divisional chart. For each aspect of the life we have a separate divisional chart. So what we do when we want to study any particular aspect of the life, we take the help of डिविजनल चार्ट. एंड डिविजनल चार्ट से दो चीजें होती हैं. एक तो जो बेसिक इंडिकेशन है किसी भी लाइफ की इवेंट का, दैट शुड कम फ्रॉम द डिविजनल चार्ट, सॉरी लग्ना चार्ट. अनलेस एंड अनटिल लग्ना चार्ट इंडिकेट सर्टेन इवेंट, देन वी डोंट गो टू द डिविजनल चार्ट. जैसे मान लीजिए कि आपका लग्न चार्ट है और उसमें है कि जो प्रोजेनी का सुख नहीं मिलना है आपको, तो then the matter is over. फिर आपको डिविजनल चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, because basic indication has to come from लग्ना चार्ट. लग्ना चार्ट से है कि मैरिटल हैप्पीनेस नहीं है, तो फिर आप नवांश चार्ट को क्यों देखेंगे? क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है. तो व्हाट वी डू कि जो लग्ना चार्ट में इंडिकेशन आपको मिलते हैं, एंड मेनी टाइम यू फाइंड कि हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं है उसके बावजूद भी. Many cases you find it indicates very good planetary position, but the person is a very ordinary person. So with the help of divisional chart, firstly we try to confirm the indications of the lagna chart. कि लग्ना चार्ट में अगर मैरिटल हैप्पीनेस है तो जो डिविजनल चार्ट है वो उसको कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर कंफर्म कर रहा है तो मिलेगी, अदरवाइज अगर डिविजनल चार्ट डिनाई कर रहा है तो जो इंडिकेशन आपके लग्न चार्ट में है वो आपको नहीं मिलेंगे. जैसे प्रोजेनी का आप देखें कि संतान सुख लग्न चार्ट से इंडिकेटेड है, तो देन ओनली वी गो अहेड, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग टू द डिविजनल चार्ट. फिर हम डिविजनल चार्ट स्टडी करेंगे, फिर डिविजनल चार्ट से कंफर्म करेंगे कि जो ये इंडिकेशन मिला हमको वो वाकई में मिलेगा या नहीं मिलेगा. एक तो ये हो गया कि कंफर्मेशन ऑफ द इंडिकेशंस
expected from the Lagna chart. And secondly is we want to know the strength of each planet, because that is the basic purpose. Unless and until we know the asset and liability of the each planet, the capability and the potential of each planet, we cannot be accurate in the predictions. So what we do, we see the position of planet in the various divisional charts. Then we try to have an assessment about the strength of the planet. We see the placement of each planet in the various divisional chart. We try to find out the relationship between the lord and the tenant, कि वो planet है वो किस sign में बैठा हुआ है, उसका lord क्या है और उसके साथ क्या उसका relationship है. उसके basis पर we try to assess the strength of each planet. तो ये हमारा purpose है divisional chart का. There are two purposes. One is to study the individual aspect of the life, and secondly is to assess the strength of the planet. So divisional charts, there are many divisional charts, which if you refer to any astrological books, there are a number of divisional charts. But basic, we use 16 divisional charts for our purpose. And these 16 divisional charts are for the different aspect of the life, for the important aspect of the life. और डिविजनल चार्ट हम देखते कैसे हैं? पहली चीज तो यह है कि हमने जैसे कहा कि इंडिकेशन शुड कम फ्रॉम द लग्ना चार्ट. तो हमने जो कंसर्न्ड हाउस है, सपोज समबडी वांट्स टू नो अबाउट द वेल्थ, तो वेल्थ का जो हाउस है, सेकंड हाउस है, उसको देखा हमने. जो भी कारक है, लॉर्ड है, वी एग्जामिन द सेकंड हाउस, और उसके साथ साथ वी सी द रेलेवेंट डिविजनल चार्ट. जो भी वेल्थ से संबंधित डिविजनल चार्ट है उसको हम देखेंगे. तो एक तो कंफर्मेशन करेंगे कि जो इंडिकेशन हमको लग्न चार्ट में मिल रहे हैं वो वाकई में ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. एंड सेकंड इज कि वी आल्सो वांट टू नो द डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, कि जो भी डिटेल पॉसिबल हो सकती है तो उसको भी हमें एग्जामिन कर पाए. तो वो डिटेल भी जो है हम डिविजनल चार्ट की मदद से वी कैन एग्जामिन. तीसरी चीज ये है कि हर डिविजनल चार्ट को देखने का तरीका अलग है. These are not to be analyzed like a normal Lagna chart. So we'll discuss about that also, because each divisional chart has to be interpreted in a different way actually. And problem is that many astrologers, or rather most of the astrologers, they don't know how to look into the divisional chart. And there is not a sufficient material also available on the divisional chart. But anyway, we'll try to see how we examine each divisional chart. And as I told you that there's a different way of analyzing each divisional chart. तो जो divisional chart है, हमने क्या करते हैं कि हमने अभी तक जोडियक को 12 equal parts में divide किया था, and each part was of 30 degree, and which we call that a Lagna chart or the राशि chart. तो पहला तो divisional chart वही हो गया कि जो राशि chart है, जिसको हमने 12 parts में जोडियक को divide किया. It means each राशि is of 30 degree. And as you have seen that it's a very, very general chart. General indications you get from this chart, which is either Lagna chart or the Rashi chart. Then what we do, we divide the Rashi, that is 30 degree, into two equal parts. It means we make the 24 parts of the zodiac. Each Rashi is divided into two equal parts, so that one part is of 15 degree. And it means zodiac we are dividing now in 24 equal parts. And this chart is known as a Hora chart, or whatever is the division. So we call the chart also with the same division, because the second division, so we call it a D2 chart. Lagna is the first division, so we call it a D1 chart. So this is a D2 chart. And with the help of D2 chart, we examine about the wealth of the native. Wealth means ki we will examine the second house. The Karaka for the wealth is Jupiter. We will see the position of Jupiter also. And then along with that, we will examine the Hora chart. So firstly, we will get the confirmation about the indications given in the Lagna chart. And secondly, we try to find out the details also of the wealth. The details kya hoga wealth ka? Many times you find that flow of the wealth is automatic without much efforts. कभी-कभी देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा समय आता है कि पैसा अपने आप आना शुरू हो जाता है बिना किसी मेहनत के.
और कभी कभी होता है कि वो ही सिचुएशन रहती है, एवरी सिचुएशन इज सेम, बट इवन देन यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट द मनी। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा कि जहां आपको आसानी से पैसा मिलेगा, और कब ऐसा टाइम आएगा जब आपके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी उस पैसे को पाने के लिए। तो इट गिव्स यू वंडरफुल इंडिकेशंस। और कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को देखते हैं कि यार ये मेहनत तो नहीं करते बट इनके पास तो पैसा बहुत है, या कभी कभी देखते हैं कि यार दिन भर लगे रहते हैं फिर भी ये पैसा नहीं होता। तो all these indications we get very easily with the help of Hora chart. That we will see how we do it actually, but all details about the wealth we can find out with the help of Hora chart. उसके बाद हमने राशि को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। We make 3 part of the राशि, each part is of 10 degree. इसको हम दृष्टांश चार्ट बोलते हैं, या we symbol is D3 chart. और दिस इज बेसिकली यूज्ड टू एनालाइज द हैप्पीनेस फ्रॉम द यंगर कोबॉर्न। छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम इस चार्ट को एनालाइज करते हैं। एंड दिस चार्ट आल्सो टेल्स यू अबाउट द इनिशिएटिव इन अ पर्टिकुलर नेटिव। So when we talk of happiness from the younger co-born, we are concerned with which house? That is third house. Younger co-born हम third house से देखते हैं, और थर्ड हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो मार्स है, इनिशिएटिव का भी है और हैप्पीनेस फ्रॉम यंगर कोबॉर्न। तो हम थर्ड हाउस से पहले कंफर्म करेंगे कि छोटे भाई बहनों का सुख इंडिकेटेड है या नहीं है, तो उसको हम दृष्टांश चार्ट से कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। और दृष्टांश चार्ट का इस्तेमाल हम बहुत तरीके से करते हैं। ये हेल्थ के लिए भी किया जाता है, मुहूर्त के लिए भी किया जाता है, नेचर ऑफ द नेटिव के लिए भी किया जाता है, और पर्टिकुलरली जब ट्रैवलिंग हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लिए भी हम करते हैं। और उससे भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी होती है, जो प्रश्न ज्योतिष है, कि जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और कोई क्वेश्चन आप उससे पूछते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब देता है, दैट इज नोन एज ए हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी। जब कोई थेफ्ट का क्वेश्चन आता है या लॉस्ट आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, तब हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं D3 चार्ट का। बहुत बार आपने देखा भी होगा कि जब एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि जब घर में कोई वस्तु खो जाती है या मिलती नहीं है, तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर उस समय देख के कहता है कि आपके घर में ऐसा ऐसा कोई मेल या फीमेल है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे रंग का है। Just try to describe a particular person. Then you get surprised how we can describe this type of the person, actually forms of a person, and they come to be true because कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है आपके घर से संबंध में जो आप कहते हैं कि उस आदमी ने चोरी की है। तो ये जो फॉर्म ऑफ द नेटिव है, who is involved in the theft, ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब हो जाता है दृष्टांश चार्ट से। जैसे मैंने कहा कि हम राशि को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो टोटल 36 दृष्टांश हो जाते हैं जोडियक में, और ईच दृष्टांश रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द पर्सन। तो उसमें आप देखेंगे हर दृष्टांश की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें आपको पता लगेगा कि पूरा एक पर्सन को डिस्क्राइब किया हुआ है, मेल है, फीमेल है, ऐसा है, वैसा है, ऑल दोस कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन डिफाइंड। तो उससे जो है जब आप पूछने जाते हैं प्रश्न, तो वो असेंडेंट बनाता है, और कौन सा दृष्टांश राइज कर रहा है उसके बेसिस पर ही ट्राइज टू टेल यू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द पर्सन इन्वॉल्व इन द थेफ्ट एक्चुअली। तो वो भी हम इसका बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं इस चार्ट का। उसके बाद हमने राशि को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, सो दैट ईच पार्ट इज ऑफ 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इसको हम कहते हैं चतुर्थांश या तुर्यांश चार्ट हम बोलते हैं इसको, बेसिकली D4 चार्ट बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है इस चार्ट का, बट बेसिकली इट इज़ फॉर द फॉर्च्यून एंड द नेट एसेट्स। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ fortune, naturally we are concerned with the 9th house. The karka is Jupiter, and along with that we examine this chart also. Then a very, very important chart, we divide the Rashi into 7 equal parts, and each part is 4 degree, 17 minutes and 8.57
second. If you divide 30 by 7, so you get 4 degrees, 17 minutes and 8.57 seconds. This chart is known as a Saptansh chart, or we call it a D7 chart. D7 chart is basically concerned with the progeny and the happiness therefrom, संतान और संतान का सुख. जब हम संतान की बात करते हैं तो हम लोग कंसर्न है विद द फिफ्थ हाउस की पोजीशन देखते हैं. संतान का कारक है जुपिटर, उसकी पोजीशन हम देखते हैं. And along with that we try to examine the indications as obtained from the Lagna chart. तो उसको एक कंफर्म करते हैं और उसके बाद हम जो भी डिटेल हो सकते हैं प्रोजेनी के, वो हम उससे एग्जामिन करेंगे. अब प्रोजेनी के डिटेल क्या होंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल के टाइम में भी, हम कहें कितना भी एडवांस्ड हैं या जो भी हैं, but the first question which everybody will ask is whether there is a suk of male progeny or not. That question is asked by everybody. I don't know why, but that is the question, first question put before the astrologer. कि लड़के का सुख है या नहीं है. And that question you cannot answer with the help of Lagna chart. There's no way by which you can answer with the help of Lagna chart. So we can answer this question very easily with the help of Saptansh chart. Second question is कि when, कि चाइल्ड होने की संभावना कब है, वो भी हम लग्न चार्ट से नहीं बता सकते, और सप्तांश चार्ट से हम बहुत आसानी से उसको बता सकते हैं. फिर थर्ड क्वेश्चन है कि अगर आपने कहा कि इस पर्टिकुलर टाइम में बर्थ होने की संभावना है, then question is whether male or female. At a particular time, whether it is going to be male or female, that also we cannot answer with the help of Lagna chart. So we need to take the help of this Saptansh chart only. और भी बहुत सारे questions हैं. आप adoption के लिए तो नहीं जाएंगे. Whether disease is the cause of denial of progeny, उस केस में you may have to use the artificial means also. Maybe IVF or surrogacy and all those things we use actually. Sometimes everything is fine, everything is good, but sometimes you find that either male or the female, they don't want to have children actually. And that is the reason for delay or denial of progeny. So that also we can answer with the help of D7 chart, whether male is not wanting to have children or whether the female is not wanting to have children. वो भी हम सप्तांश चार्ट से एग्जामिन करेंगे. कई बार ऐसा होता है कि in the case of female, particularly everything is fine. You say Lagna chart is very good and D7 chart is also very good, but there is a denial of motherhood. There is a case when everything is even being okay, there is a denial of motherhood to a particular female. So in that case also there is no question of childbirth. So whether that also we can see that is there any combination which denies the motherhood to a particular female. So all those questions we can try to answer with the help of सप्तांश चार्ट. और जैसा मैंने कहा कि हम लग्न चार्ट से नहीं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते. लग्न चार्ट से हम सिर्फ इतना आंसर कर सकते हैं कि बच्चे मतलब संतान सुख है या नहीं है. इसके अतिरिक्त हम we cannot answer about any detail regarding progeny. तो progeny का सप्तांश चार्ट को एग्जामिन करके we try to find out everything about progeny. उसके बाद हमने राशि को 9 equal parts में डिवाइड किया, so that each part is of 3 degree and 20 minutes. And this chart is very important chart, is known as the Navansh chart. इसको D9 chart हम बोलते हैं. और by this stage, at this stage, we have divided the zodiac into 108 equal parts. You might have seen that there was a news item about a couple of years back. Yeah, astronomers have found out 13th sign of the zodiac. So astrology has become all useless. Then we told them that we are not concerned 13th sign of the zodiac. We divide the zodiac into thousands of the part. Then we make prediction.
This 12 13 is nothing. And you see in Navansh also we have divided the zodiac into 108 equal parts. So this is the 108 parts of the zodiac. और इसमें हम क्या करते हैं कि basically this is for marital happiness or marriage analysis we do with the help of this chart. And it tells you about your spouse, marital happiness, and along with that, it also is concerned with your fortune and the religious pursuits. धार्मिक आपकी गतिविधियां हैं, उससे भी इसका जो है वो concerned है. तो जब हम मैरिज की बात करेंगे तो we examine the different houses in the Lagna chart. और जो houses होते हैं लग्न चार्ट के, हम लोगों ने शायद पढ़ा भी था कि फर्स्ट हाउस को हम एग्जामिन करते हैं सबसे पहले. First house is your body, yourself. Second house is the wealth and speech and cheating between husband and wife on the financial matters and unnatural sex also. Fourth house से हम देखते हैं domestic environment, घर में शांति है या नहीं है. Then cheating between husband and wife on the immovable property. Then interference from the respective in-laws also. And that also we examine with the help of fourth house. The seventh house is same as first house is for you. Seventh house is for your spouse. Eighth house is basically the strength of marital bond. And also we see the extramarital relations from this house. So इसलिए when eighth house is afflicted or it has influence of malefic planet, then the marital bond is weak. It means there are chances of separation or divorce. इसलिए eighth house is the most important house in today's context. क्योंकि जो main problem है marriage के बाद, that is separation, divorce, and the extramarital relations actually. So all these things we examine only with the help of eighth house. Seventh house will not tell. Seventh house is just telling you about the personality of the spouse. But the main problem in the marriage is because of the eighth house. So eighth house becomes very important house from marriage point of view. Then we go to the 12th house, is a house of expenditure. Again, there's a financial imbalance. Then as fourth house, we see the domestic comfort. From the 12th house, we see the sleeping comforts. 8th house tells you extramarital relations. 12th house tells you extramarital casual sex. The impotency, then venereal diseases, and then interference from the respective families. All those things we see from the 12th house. So for analyzing marriage, we have to examine all these houses. Then only we can find out where is the exact problem. And apart from that, we examine the Karaka for the marriage also. And Karaka for the marriage, as you know, that it's a Jupiter for the female and Venus for the male. And because sex is also involved, so Karaka for the sex is Venus for the males and Mars for the females. So all these things we examine in the Lagna chart for the purpose of marital life. So naturally, almost you find that all houses, all planets get associated whenever we examine the question of marital happiness. And marriage is again a very important aspect of our life. And I told you because the 7th house is 9th from 11th and 11th from the 9th house. So only the spouse can change your fortune. So fortune is also directly connected with the house of marriage. So इस नवांश चार्ट से we examine all these things. कि जितना भी जो आपका भाग्य भी बहुत उससे प्रभावित होता है, मैरिटल हैप्पीनेस है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, वो सब चीजें हम जो है नवांश चार्ट से देखते हैं. तो जब हम इतने सारे हाउसेस एग्जामिन करते हैं, almost all planets get involved. So that's why this, and marriage is a very important aspect of the life also. So that's why this becomes a very, very important chart. और हमेशा आपने देखा होगा कि लग्न चार्ट के साथ साथ नवांश चार्ट हमेशा बना हुआ होता है. उसका पर्पस है कि कई सारे प्लैनेट अगर लग्न में स्ट्रॉन्ग होते हैं और नवांश चार्ट में वीक हो जाते हैं तो प्लैनेट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है. या कुछ प्लैनेट अगर लग्न में वीक हैं और नवांश में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो दे गेन सम स्ट्रेंथ. So we will examine everything about the marriage
with the help of Navas chart. But Navas chart का भी apart from marital happiness, it has number of other uses also. जैसे इष्ट देवता निकालना कि हमें किस देवता की पूजा करें जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा हो. सेकेंडली, जैसे थेफ्ट के क्वेश्चन में मैंने कहा कि जो दृष्टांत चार्ट है, it tells you the form of the thieves, but Navas chart tells you about the article lost, nature of the article lost. तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप हॉरेरी के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो बता भी देता है कि कौन सी चीज आपकी खोई है, तो वो नवाज चार्ट की मदद से बताता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नवाज चार्ट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट चार्ट. देन वी कम टू अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट जिसको हम दशांश चार्ट कहते हैं, और इसमें हम राशि को वी डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स सो दैट ईच दशांश इज ऑफ 3 डिग्री, और इसको हम कहते हैं D10 चार्ट. एंड दिस इज बेसिकली ए प्रोफेशन एनालिसिस चार्ट. और जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो नेचुरली आवर माइंड गोज टू द 10th हाउस. ये 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, और 10th हाउस को हम एग्जामिन करते हैं और उसके साथ साथ फिर हम D10 चार्ट को भी एग्जामिन करते हैं. लेकिन प्रोफेशन के लिए 10th हाउस इज ओके, बट जैसे मैरिज depends on so many other factors also. So many houses get involved which play a very important role in the marital happiness. Similarly, in the profession also, there are so many other houses which have a very, very important role and which have a direct impact on your professional life. सबसे जो important house होता है profession के लिए, that is the first house. जब तक आपका लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द प्रोफेशन, बिकॉज प्रोफेशन इज अ कर्म स्थान दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर कैपेबिलिटी एंड द पोटेंशियल, योर एप्टीट्यूड, योर पैशन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो किसी भी जो व्यक्ति का हु हैज गॉट द हायर स्टेटस इन द प्रोफेशन, यू फाइंड दैट लग्न इज रियली स्ट्रॉन्ग इन दोस केसेस. So Lagna becomes very, very important house when we examine profession. Then the third house, particularly for the business purpose, because in business you have to take a lot of risk. You should have that particular capacity also. You are required to take a lot of initiative. So third house also becomes important. Then main house is the fifth house. Fifth house, firstly, this is the house of higher education, which is again related to your profession. This is the house of intelligence. This is the house of your creative abilities. So all these things are very important from profession point of view. And at the top of it, fifth house has a very, very vital role in the matter of profession because this is 8th from the 10th house. If you see the position of fifth house, you find that this is the 8th from the 10th house. What does it mean? 8th house means the longevity. हम अपने जो 8th हाउस होता है अपनी लॉन्गेविटी देखते हैं, और प्रोफेशन से जो 8th हाउस होगा उसमें प्रोफेशन की लॉन्गेविटी हम देखते हैं. सडनली ऐसा होता है कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, सर्विस में हो, बिजनेस में हो, सडनली फिफ्थ हाउस का कोई एडवर्स दशा शुरू हुई या फिफ्थ हाउस के ऊपर एडवर्स ट्रांजिट हुआ, तो आप देखते हैं सडनली आपकी नौकरी या बिजनेस बंद हो जाते हैं, और सडनली यू फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि क्यों हो गया ऐसा. बिकॉज दैट इज द फिफ्थ हाउस विच विल टेल यू कि ये प्रॉब्लम कब आएगी. एंड आल्सो दिस इज द हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज. कोई अगर फेवरेबल ट्रांजिट होगा या कोई फेवरेबल दशा होगी तो उस पीरियड में आप देखते हैं कि आपको प्रोफेशन में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं. तो ये चीज बता सकते हैं कि आपके सर्विस में या बिजनेस में कब प्रॉब्लम आएगी, और सेकेंडली कब ठीक होगा. कोई लोग बहुत पूछते हैं कि मेरी नौकरी चली गई है, मुझे दूसरी नौकरी में देख रहा हूँ, कब मिलेगी. तो दैट यू कैन टेल विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ हाउस, क्योंकि फिफ्थ हाउस ही बताएगा आपको कि जो नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो दूसरी कब मिलेगी. तो फ्रॉम दैट एंगल fifth house becomes very, very important house from profession point of view. Then main is the sixth house. Sixth house को हमने सब कुछ कहा, त्रिक हाउस कहा, त्रिसडाय हाउस कहा, उपाचय स्थान कहा, लेकिन प्रोफेशन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो गया, क्योंकि दिस इज 9th from the 10th house.
This is 9th from the 10th and 10th from the 9th house. What does it mean? 9th from the 10th means कि fortune in the profession. Profession में आपका भाग्य कैसा रहेगा? That is told by the 6th house. Then 10th from the 9th means success in all your ventures, success in all your undertakings. Whatever efforts you put, whatever resources you put, whether you are going to get 100% utilization of those resources or not. What is going to be your efficiency? What is going to be your productivity? So all those things we can examine only with the help of 6th house. So 6th house is really a very, very important house from profession point of view. और इसको हम इसीलिए we call it a secondary house of profession also. And this is also the house of service. It means whenever there is an association of 10th house with the 6th house, the native gets involved in the service. Then we come to the 7th house. 7th house, the principle of astrology, Bhavati Bhavam, okay, we are seeing the profession from the 10th house. So we have to see the profession from 10th from the 10th also. And 10th from the 10th is the 7th house. So in any case, you have to look into the 7th house also from professional angle. Then we said that when we discuss the significations of each house, 7th house is all persons other than your family members which get involved in your life. So if you see from business point of view, all the business world, then all your partnership, collaboration agreement, cooperative agreement, all your agreement, contracts and everything, where other persons are involved. Even you are playing a game, so the members on the opposite side, they are also represented by the 7th house. So business के point of view से this becomes a very important house, 7th house. और जब भी कहते हैं कि जब 10th house का association 7th house के साथ होता है तो person gets success in the business. तो ये 7th house का रोल हो जाता है. फिर 8th house. 8th house को हमने कहा worst house है हमारा, because this is 12th from the 9th house. हमारे भाग्य की हानि करता है. But surprisingly, again from profession point of view, it becomes a wonderful house, because this is 11th from the 10th house. It is 11th from the 10th house. 11th is the house of gains. It means this house indicates gains in the profession. And unless you have a gains in the profession, naturally you cannot achieve a higher status in the profession. So any person occupying a higher position in profession, you find that always 10th house has an association with the 8th house, in spite of this being such a bad house. Every person who has risen to a particular status in the profession, you always find that 10th house has an association with the 8th house also. और इसीलिए ये प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है. और हम कहते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में प्लेस्ड है तो बहुत खराब योग बनता है, दुर्योग बनता है कंसर्निंग प्रोफेशन. इट मीन्स योर प्रोफेशनल लाइफ इज नॉट स्मूथ. You have to face a lot of problems and hurdles. But in spite of that, in spite of facing all problems and hurdles, unless and until 10th house is associated with the 8th house, you cannot achieve a particular status in profession. So profession के point of view से बहुत important house हो जाता है 8th house. और जो कारक हैं profession के, सबसे पहले Saturn है, which forces you to do the work, because कर्म का स्थान है ये, और बिना शनि की blessing के हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं. फिर जो when we start using intelligence in your karma, in your work, then we start growing. We do something good work. We do some good work actually. So Mercury becomes very important, because unless and until you include intelligence in your work, you cannot grow actually. You cannot be creative. But okay, you become creative also, but ultimately what you need actually, we always talk of the high package, lot of wealth in the profession. So how you get the wealth? Wealth you can get only with the blessing of Jupiter. Unless and until you have a blessing of Jupiter, you cannot get prosperity in the profession.
So Jupiter becomes very important planet if you want prosperity in the profession. And ultimate aim is the fame, name, eminence in profession, and that you get with the help of Sun. So there are four karakas of profession. One is Saturn, which is the basic karaka for the karma. Then Mercury, you involve intelligence in the karma. Then prosperity comes through Jupiter, and the fame you get is through Sun. तो इसीलिए जो भी है, depending on the position of these planets in your birth chart, you can find out what you are going to get in the profession. Whether you're going to get prosperity, going to get money, going to get fame, whether you're likely to include intelligence in the profession. So all those things you can get, because it may happen, suppose Saturn is well placed, Jupiter is well placed, Saturn is well placed, but Mercury is a weak planet in your birth chart. Then without including intelligence in the profession, you can get everything in the profession. You can get money also, you can get fame also. जैसे आप लोग देखते भी हैं कि दिल्ली में छोले भटूरे वाले हैं, समोसे वाले हैं, उनको पूरी दुनिया में फेम मिला हुआ है. They have a lot of money also, but they have not done any creative work. They have not used their intelligence, because Mercury is a weak planet, but Jupiter and Sun being strong, they got everything in the profession. तो ये सब हम चीजें दशांश चार्ट के लिए इतने सारे जो हाउसेस हैं उनको स्टडी करेंगे, कारक हैं जो प्रोफेशन के उनको स्टडी करेंगे, और उनके बाद जो भी डिटेल होगा प्रोफेशन के संबंधित, वी विल ट्राई टू एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ दशांश चार्ट. और दशांश चार्ट मैंने कहा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको देखने का तरीका भी बिल्कुल अलग है. And you get a lot of vital information from this chart that we will see when we discuss these charts, how it helps actually. The next is we divide the zodiac into 12 equal parts. So each part is of 2 degrees and 30 minutes. And this chart is known as Dwadansh chart, or we call it a D12 chart. And with the help of this chart, we examine about the parents, that is mother and father. So when we talk of mother and father, so mother we see from 4th house, the karaka is moon. Father we see from 9th house, the karaka is sun. So all those things we examine, and along with that we will examine the Dwadansh chart also. Similarly, when we divide the Rashi into 16 equal parts, so that each part is 1 degree, 52 minutes and 30 seconds. So this chart is known as D16 or the Sodansh chart. And with the help of Sodansh chart, we try to analyze the conveyance and the related happiness. वाहन और वाहन का सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो उसके लिए हम जब वाहन की बात करते हैं तो naturally we are concerned with the 4th house. 4th house को हम एग्जामिन करेंगे. 4th house के साथ साथ हम जो कारक है वाहन का, that is Venus. वीनस को एग्जामिन करेंगे, और वीनस के साथ साथ फिर हम जो है ये D16 चार्ट को भी देखेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि इस नेटिव को वाहन और वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा. फिर हमने राशि को फर्दर डिवाइड किया इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, so that each part is of 1 degree and 30 minutes, and we call this chart as a Vishansh chart. Vishansh chart is basically meant for religious and spiritual activities. जो भी आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं उसको एग्जामिन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. और जब हम talk about religious and spiritual activities, we are concerned with the 9th house, we are concerned with Jupiter. तो उसको एग्जामिन करने के साथ साथ हम इस चार्ट को भी एग्जामिन करेंगे. Then we divide the Rashi into 24 equal parts, so that each part is 1 degree and 15 minutes. और इसको हम कहते हैं चतुर्विशांश और सिद्धांश चार्ट बोलते हैं, या D24 चार्ट बोलते हैं. This chart is meant for academic achievements. एजुकेशन पर्पस के लिए इस चार्ट का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं. और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वी आर कंसर्न्ड विद बेसिकली 4 हाउसेस.
जो सेकंड हाउस होता है वो बेसिकली आपका प्राइमरी एजुकेशन का हाउस है, because second house is the means of sustenance. When you take birth in the first house, second house is the means of sustenance. जो बचपन में आपकी जो भी चीजें होती हैं वो second house से हम देखते हैं. तो primary education हम कहेंगे we examine from the second house. Then basic education, and basic education in the today's context can be graduate level education. So that we examine from the fourth house. Then higher education, and in today's context, it may be PG or post-graduation level, that we examine from the fifth house. And research activities, we examine from the ninth house. And basic कारका for education are Mercury and Jupiter, जो हमको ज्ञान देते हैं. ये दो planet हैं, Mercury और Jupiter. तो इसको हम examine करेंगे education के लिए. We have to see which level of education we are talking about. और उसके हिसाब से जो कंसर्न हाउस को देखेंगे, कारक को देखेंगे, और साथ में ये D24 चार्ट को भी एग्जामिन करेंगे. उसके बाद हमने जो जोडियक को 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सो दैट ईच पार्ट इज 1 डिग्री 6 मिनट एंड 40 सेकेंड. इस चार्ट को हम सप्तविशांश या भांश या नक्षत्रांश चार्ट कहते हैं. बट अगेन इट्स वेरी जनरल चार्ट, physical strength and strains. So basically we see the Lagna chart, and along with the Lagna chart we examine the Saptavishansh chart also. Then we divide the zodiac into 30 equal parts so that each part is of 1 degree, and this chart is known as Trisansh, or we call it D30 chart. This chart is mainly used in the female horoscopy. It's very widely used in the female horoscopy. And just basically to examine the chastity in the females, this chart is widely used. And then we divide the Rashi into 40 equal parts so that each part is of 45 minutes. And this chart is known as a Khavedansh. So this only indicates the auspicious and inauspicious effect in the birth chart. Shubha or Shuprabhav jo aapke birth chart. Again, a general chart, very general chart. Then we divide the Rashi into 45 equal parts so that each part is of 40 minutes. This is known as Akshvedansh or D45 chart. Again, a general chart to examine the character and the conduct of the native. So it's basically again a general chart. And lastly, that we divide the zodiac into 60 sign into 60 equal parts so that each part is of 30 minutes. So this chart is known as Sastyansh chart. It's again used like a Lagna chart only. So these are the 16 divisional charts which we normally study, and these are known as the Shodas Vargas also. Or you see that we divided the sign into 60 equal parts. It means we have divided the zodiac into 720 equal parts. So we have gone to that extent by these 16 divisional charts. Now, when you see that in some of the books, there is a mention of Shadvargas, Saptvargas, Dasvargas, and some people, they don't consider Shodas Vargas 16 divisional chart. Some people, they consider 6, some 7, some 10. So this is a standard charts in Shadvargas, Saptvargas, and Dasvargas also. For example, in the Shadvarga, we have 6 divisional charts known as Lagna chart, Hora chart, Driskansh chart, Novansh chart, Dvadansh chart, or Trisansh chart. Saptvarga mein, if we add Saptansh chart in this, so it becomes 7 divisional charts. And if we add the Shans, Shodans, and Sastyans also, then it becomes the Dasvarga chart. But normally we use the Shodas Vargas, that is 16 divisional charts. Now there is a very, very important concept in divisional chart, which is known by the name Vargottam planets. So what is Vargottam? Because it's a very, very important concept. It makes a lot of difference when we analyze any divisional chart. They say that when any planet is in the same sign, I'm talking of sign, not house. When any planet is in the same sign in the Lagna chart, as well as in any divisional chart,
as well as in any divisional chart, then we say that the planet is Vargotam with reference to that particular divisional chart. I will just repeat actually कि when any planet is in the same sign in the Lagna chart as well as in any divisional chart, we say that the planet is Vargotam with reference to that particular divisional chart. So now what does it mean actually? We have to understand because there are a lot of confusion about these Vargotam planets. First thing is that Vargotam is not an absolute term. We cannot say that this planet is Vargotam. It has no meaning. It is not an absolute term. You have to define it with reference to which divisional chart. You have to define it with reference to which divisional chart. We say that planet is Vargotam in D10, in D12, in D60. But if we say only that planet is Vargotam, it has no meaning. We have to define it very clearly that planet is Vargotam with reference to which divisional chart. Now, question is what will happen if the planet is Vargotam? Vargotam means Varg mein Uttam. It should start giving good results. कि जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं. अच्छे किस सेंस में? अच्छे उस सेंस में जो हम उस डिविजनल चार्ट से जिसमें कि ये प्लैनेट वर्गोत्तम हुआ है, जो हम लाइफ का एस्पेक्ट उस चार्ट से एग्जामिन करते हैं, उस लाइफ के एस्पेक्ट के लिए वो प्लैनेट अच्छा हो जाता है. इट स्टार्ट्स गिविंग गुड रिजल्ट बट नॉट इट बिकम्स गुड इन जनरल. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है वर्गोत्तम हुआ D10 चार्ट में, दशांश चार्ट में, तो वो अच्छे रिजल्ट किस सेंस में देगा? हमारे प्रोफेशन के मामले में अच्छे रिजल्ट देगा, बट नॉट इन अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. अगर सप्तांश चार्ट में कोई प्लैनेट वर्गोत्तम हुआ तो प्रोजेनी के हैप्पीनेस के मैटर में अच्छा हुआ, बट ना कि और किसी एस्पेक्ट के लिए. नवांश चार्ट में अगर वर्गोत्तम हुआ तो मैरिटल हैप्पीनेस के लिए अच्छा हुआ, ना कि आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा हुआ. तो ये जो वर्गोत्तम होता है, वर्गोत्तम जो है सिर्फ जो अच्छे रिजल्ट देता है वो उसी लाइफ के एस्पेक्ट के लिए देता है जिस लाइफ के एस्पेक्ट को हम उस डिविजनल चार्ट से एग्जामिन करते हैं. तो दो तीन चीजें आपको बहुत केयरफुल और बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्गोत्तम प्लैनेट के बारे में हम लोग अभी भी देखते हैं कि many people, many good astrologers also, they get always confused. Some people they consider that Vargottam is only with reference to Nava's chart, but Vargottam can be with reference to any of these divisional chart. And secondly, as I told you, that Vargottam is not an absolute term. You have to define it कि Vargottam with reference to which divisional chart. अब जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, what they say about this Vargottam planet. There's a book known as Saravali. It says that as soon as the planet becomes Vargottam, it starts giving good results. Secondly, the Chandrakala Nadi, it says कि the planet Vargottam होता है तो it gives the result of Raj Yoga. Third is the Phal Deepika. It says कि the planet Vargottam होता है तो it gives the result of a planet as if it is placed in its own sign. जो planet अपने sign में place होकर रिजल्ट देता है वही रिजल्ट हम वर्गोत्तम प्लैनेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये तीनों बुक ने अलग अलग कहा. अब क्वेश्चन कम्स कि व्हाई देयर इज सो मच वेरिएशन. वन इज सेज गुड रिजल्ट, वन इज सेज राज योगा, रिजल्ट ऑफ राज योगा, वन से रिजल्ट एज इफ द प्लैनेट इज प्लेस्ड इन इट्स ओन साइन. नोबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज करेक्ट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली. पहली चीज तो तीनों ने यही कहा कि जैसे ही प्लैनेट वर्गोत्तम होता है उसके रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं. इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. ऑल हैव सेड कि द प्लैनेट स्टार्ट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स. और वो भी जो समझना ही पड़ेगा कि गुड रिजल्ट्स इन ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, नॉट इन जनरल. दूसरा मैंने कहा था कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो हमें लग्न चार्ट से ही मिलती है किसी भी प्लैनेट की. और अगर लग्न चार्ट में ही कोई प्लैनेट वीक होता है तो डिविजन चार्ट में कितना भी स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा हम उसकी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते.
The basic strength of the planet has to come from the Lagna chart only. So let us say there is a planet in the Lagna chart which is debilitated, and in a particular divisional chart it is Vargottam also. Then what will happen? It was debilitated, but in a particular divisional chart it becomes Vargottam. You can't expect the result of Raj Yoga from that planet because it's a very, very weak planet. Okay, it will become a good planet, but not to the extent of Raj Yoga or if the planet is placed in its own sign. So what we say, what Saravali says is correct. Okay, if the planet is already weak in the Lagna chart, you can't expect the result of Raj Yoga from that planet. So, okay, it will not act as a malefic planet. It will just become a positive planet if it is Vargottam. Secondly is ki Chandra Nadi says ki it gives the result of Raj Yoga. Let us say a planet is exalted in the Lagna chart. Planet is exalted in the Lagna chart, and then it becomes a Vargottam. It's already exalted, and now it has become Vargottam also. So you can expect the result of Raj Yoga because it becomes very, very powerful for that aspect of the life. So what Chandra Nadi says, it applies. Third is the Faldipika says ki it gives the result as if the planet is placed in its own sign. So वो भी सही है कि planet is neither weak nor very strong in the Lagna chart. It is of the medium strength, and simultaneously it is Vargottam also. So then it will act as if the planet is placed in its own sign, or it will give the result of the planet, what a planet gives when it is placed in its own sign. The Vargottam concept should be very, very clear in your mind because we use it widely at various stages, and there should never be any confusion about these Vargottam planets. Now, we can just discuss the general principles of analyzing these divisional charts, which are common for all divisional charts. Otherwise, each divisional chart has to be studied in a different way. That we will discuss when we analyze the different divisional charts. But these are the general principles. First is these are not independent charts. It's very important. These are not independent charts. These are always to be read along with the Lagna chart. First, you have to study the Lagna chart. And along with the Lagna chart, you can see the divisional chart. But without studying the Lagna chart, there is no use of going to the divisional chart. Divisional chart as an independent chart has no value, no meaning, useless. अगर आपके साथ लग्न चार्ट भी बना हुआ है, नवांश चार्ट भी बना हुआ है, तो if you just ignore the Lagna chart and straight away go to the Navash chart, that will not tell you anything at all. और जैसा मैंने कहा कि इंडिकेशन हमें लग्न चार्ट से ही मिलना चाहिए किसी भी चीज का, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट का. और अगर जब हमें लग्न चार्ट से हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये इंडिकेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, लग्न चार्ट इज इंडिकेटिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, देन वी गेट कंफर्मेशन फ्रॉम द डिविजनल चार्ट. जैसा मैंने कहा कि अगर लग्न चार्ट में इंडिकेशन है भी तो जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर लग्न चार्ट में ये इंडिकेशन है कि नहीं मिलने वाला है, डिनायल है उस लाइफ के एस्पेक्ट का, फिर कोई डिविजनल चार्ट हेल्प नहीं कर सकता. तो इंडिकेशन हैज टू बी देयर इन द लग्न चार्ट, तभी हम डिविजनल. हाँ सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू जी. अगर इट मींस लग्न चार्ट अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, चाहे वो मैरिज चाहे वो करियर से रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड हम जो है चार्ट देख रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब है चाहे फिर वो डी चार्ट में जाकर कुछ भी हो, whatever it may be, because unless कुछ कंसर्न नहीं है, कुछ नहीं है, we don't look into those divisional charts. We will look into the divisional chart when there is a clear indication in the Lagna chart that this is bound to happen. There is a possibility of this particular aspect of the life.
then only we go to the divisional chart, otherwise we don't go to the divisional charts at all. तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि डिविजनल चार्ट आर द स्पेसिफिकेशंस की ये चीज हमें मतलब कंफर्म करेगी कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। दो चीजें मैंने कहा कि डिविजनल चार्ट से, जैसे अगर इंडिकेशन है भी लग्न चार्ट में, तो जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत से चार्ट आप ऐसे देखेंगे कि दे आर वेरी गुड इंडिकेशन इन द लग्न चार्ट, लेकिन कुछ नहीं मिला उसको, क्योंकि डिविजनल चार्ट ने कंफर्म नहीं किया उसको। तो एक तो जो इंडिकेशन हमको मिलता है लग्न चार्ट से, उसको हम कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिविजनल चार्ट। पहली चीज तो ये हो गई। एंड सेकेंडली, वी स्टडी द डिटेल्स ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ डिविजनल चार्ट। बट अगर लग्न चार्ट में ऐसा इंडिकेशन नहीं है, जैसे मान लीजिए कहा कि देयर आर सम कॉम्बिनेशंस व्हिच इंडिकेट द डिनायल ऑफ प्रोजेनी, कि संतान का सुख है ही नहीं, तो कितना भी स्ट्रांग हो सप्तांश चार्ट, इट हैज नो मीनिंग। So first we have to get the confirmation from Lagna chart, and this is only just re-verification whether you are going to get it or not, and also to examine the details of that particular aspect of the life. So ये है beauty, and when you study the divisional chart, then you really find कि what sort of information we can get from this divisional chart. Really wonderful charts. So we can say the minute details we can see from the divisional chart. Correct. All details and the confirmation of the event indicated from the Lagna chart. That is also important. But अगर किसी event का indication ही नहीं है Lagna chart में, तो फिर divisional chart कितना भी strong क्यों ना हो, उस केस में हम divisional chart देखेंगे ही नहीं। Pardon? उस केस में अगर Lagna chart हमें promise नहीं कर रहा, तो इस केस में हम divisional chart देखेंगे ही नहीं। नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। Okay. Thank you, sir. उसको देखने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। अच्छा, सेकेंडली जो देखने का तरीका बताया हम लोगों ने कि जो कंसर्न हाउस होता है उसको हम देखते हैं, जो सिग्निफिकेटर होता है उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का उसको हम देखते हैं, और फिर जो भी रेलेवेंट डिविजनल चार्ट जो हमने 16 डिविजनल चार्ट्स देखे उनको हम एग्जामिन करेंगे। और सिग्निफिकेटर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4th हाउस से हम देख रहे हैं मदर के बारे में, तो सिग्निफिकेटर मून होगा। 4th हाउस से हम एजुकेशन के बारे में देख रहे हैं, तो सिग्निफिकेटर मरकरी या जुपिटर होगा। 4th हाउस से अगर हम रियल एस्टेट के बारे में देख रहे हैं तो सिग्निफिकेटर मार्स होगा। 4th हाउस से अगर हम वाहन के बारे में, व्हीकल कंफर्ट्स के बारे में देख रहे हैं तो सिग्निफिकेटर वीनस होगा। तो हर लाइफ के एस्पेक्ट का जो सिग्निफिकेटर अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि हम 4th हाउस से अगर हम कन्वेंस एंड हैप्पीनेस देख रहे हैं तो वही मून ही उसका वो होगा सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेटर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, तो वो आपको पता रहना चाहिए कौन सा सिग्निफिकेटर हमें देखना है उस पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5th हाउस, 5th हाउस का जो कॉमन कारक है सिग्निफिकेटर है जुपिटर, but suppose you want to examine from the intelligence angle, then the karak may be something else, it may be Mercury. We want to see the creative activity of the person that we see from the 5th house, then karaka becomes Venus actually. तो हर चीज के लिए जो कारक है वो अलग अलग है, that we have to keep in mind actually. तो कंसर्न हाउस को देखा हमने और उसका सिग्निफिकेटर देखा, और जो भी रेलेवेंट डिविजनल चार्ट है उसको हमने एग्जामिन किया। और जैसा ये लिखा हुआ भी है कि इवेंट्स आर कंफर्म्ड थ्रू डिविजनल चार्ट्स एंड वी आल्सो एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। अब डिविजनल चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिविजनल चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इज द लग्न ऑफ द डिविजनल चार्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, लग्न ऑफ डिविजनल चार्ट इज सो इम्पॉर्टेंट unless and until the lagna of the divisional chart is strong, we cannot get the happiness of that aspect of the life. मान लीजिए कि आप मैरिटल हैप्पीनेस के लिए देख रहे हैं D9 चार्ट, और लग्न चार्ट से आपको इंडिकेशन मिल गया कि there is going to be marital happiness, तो आपने नवांश चार्ट एग्जामिन किया, और नवांश चार्ट में सबसे पहले हमने लग्न को देखा कि नवांश चार्ट का लग्न कैसा है। और अगर लग्न ही बहुत वीक है किसी भी डिविजनल चार्ट में, तो ये मान के चलिए कि हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलेगा, बाकी चीजें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो।
So Lagna plays a very very important role in all divisional charts. और सबसे पहले हम लग्न को ही एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि लग्न स्ट्रांग है या नहीं है। और अगर लग्न वीक है किसी भी डिविजनल चार्ट में तो आप सोच के चलिए कि बाकी हमें उस डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और चीजों से कितना भी अच्छा इंडिकेशन क्यों ना हो, लेकिन हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी हम किसी भी डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करेंगे तो वी ऑलवेज फर्स्ट लुक इनटू द लग्ना ऑफ दैट डिविजनल चार्ट। और लग्न जब कंफर्म करता है उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख, then we go ahead, otherwise we just stop at that point only. So Lagna is of prime importance in any divisional chart, and unless and until Lagna is strong, you are not going to get the happiness of that particular aspect of the life. So that's why Lagna का हर divisional chart में बहुत important role हो जाता है. Then what concept of Virgotham planet we already discussed. और जैसे हम लोग प्लैनेट का प्लेसमेंट लग्न चार्ट में देखते हैं किस साइन में है, कौन सा एस्पेक्ट है, एक्सेप्ट योगा एटसेट्रा वी डोंट सी इन द डिविजनल चार्ट, बट बाकी जो प्लैनेट का प्लेसमेंट है नॉर्मल तरीके का वो हम उसी तरह से देखते हैं जो लग्न चार्ट में देखते हैं कि प्लैनेट अपने साइन में है, किस साइन में है, किसका एस्पेक्ट है। दैट इज डन इन ए रूटीन वे एज वी डू इन द केस ऑफ लग्न चार्ट। उसमें कोई अलग उसके लिए कोई रूल नहीं है। देन जो हाउसेस हम देखते हैं किस हाउस में प्लेस्ड है, दैट इज आल्सो डन एज पर द लग्ना चार्ट कि केंद्र में है, त्रिकोण में है, त्रिक हाउस में है। तो ऑल दोस थिंग्स आर एग्जैक्टली इन द सेम वे। वी आल्सो सी द पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ दशा और द अंतरदशा। जैसे हम लग्न चार्ट में देखते हैं दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, उन प्लैनेट की क्या पोजीशन है, वही चीज हम डिविजनल चार्ट में भी देखते हैं। और ऐसे ही ट्रांजिट के रिजल्ट भी हम जैसे लग्न चार्ट में देखते हैं उसी तरह से हम इसको डिविजनल चार्ट में भी देखते हैं। अब एक दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट हैं अबाउट दिस डिविजनल चार्ट्स। पहला है कि अगर किसी भी डिविजनल चार्ट में कोई प्लैनेट जब डेबिलिटेशन में होता है, किसी भी डिविजनल चार्ट में जब कोई प्लैनेट नीच का होता है, डेबिलिटेशन में होता है, तो उसकी जब दशा ऑपरेट होती है तो आप देखेंगे कि उस लाइफ के एस्पेक्ट में कहीं ना कोई कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, भले ही वो प्लैनेट उस लाइफ के एस्पेक्ट से कनेक्टेड हो या ना हो। बट suddenly you start having problem in that aspect of the life। जब भी ऐसे प्लैनेट की दशा ऑपरेट होगी जो किसी भी डिविजनल चार्ट में डेबिलिटेशन में है, और हम सोचने लगते हैं कि सडनली प्रॉब्लम कैसे आ गई है, इस प्लैनेट का तो कोई रिलेशन है नहीं हमारे उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में। बट अगर किसी भी डिविजनल चार्ट में अगर नीच का प्लैनेट है, उसकी जब दशा ऑपरेट होगी तो डेफिनेटली हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये द प्लैनेट प्लेस्ड इन द 8th हाउस इन एनी डिविजनल चार्ट, planets placed in the 8th house in any divisional chart। कहते हैं कि जो भी प्लैनेट किसी भी डिविजनल चार्ट में जब 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, उनकी जब दशा अंतरदशा ऑपरेट होती है तो वी हैव डेथ लाइक इफेक्ट कंसर्निंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। क्या मतलब हुआ कि नवांश चार्ट आपने देखा और नवांश चार्ट में 8th हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है और सडनली आपने देखा कि दशा ऑपरेट हो उसकी प्लैनेट की हो गई, और उस प्लैनेट का संबंध कुछ नहीं है आपके मैरिज से। फिर भी जैसे ही दशा ऑपरेट हुई तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेथ लाइक इफेक्ट हो गया। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेथ लाइक इफेक्ट क्या हुआ? सेपरेशन होगा, डाइवोर्स होगा या डेथ होगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है सडनली। क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट जो है उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में 8th हाउस में प्लेस था और उसी की दशा जो है वो ऑपरेट हो रही है। जैसे मान लीजिए कि
D10 चार्ट है, दशांश चार्ट है, उसमें प्लैनेट कोई 8th हाउस में प्लेस्ड है, उसकी दशा ऑपरेट होना शुरू हो गई, तो आप देखते हैं कि सडनली जो है डेथ लाइक इफेक्ट इन द प्रोफेशन, क्या होगा कि नौकरी छूट जाए, बिजनेस बंद हो जाए, तो दैट इज द डेथ लाइक इफेक्ट इन द प्रोफेशन। तो ये बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स हैं फॉर एग्जामिनिंग द डिविजनल चार्ट्स। और इसके बाद हर डिविजनल चार्ट को देखने का तरीका अलग अलग है, वो हम स्टडी करेंगे जब जो मेन डिविजनल चार्ट है उनकी जब हम स्टडी करेंगे। बट दीज डिविजनल चार्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। विदाउट यूज ऑफ डिविजनल चार्ट्स वी कैन नॉट बी वेरी एक्यूरेट इन द प्रेडिक्शंस। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम सोच भी नहीं पाते लग्न चार्ट से, वो डिविजनल चार्ट में बहुत क्लियरली उसका इंडिकेशन मिल जाता है और बहुत आसानी से भी मिल जाता है। जैसे मैंने कहा कि हर आदमी पूछता है कि लड़के का सुख है या नहीं है, और कोई मेथड नहीं है, बट सप्तांश चार्ट से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक पर्टिकुलर दशा में मेल होगा या फीमेल, सेक्स बताना कैसे आप बता सकते हो, बट सप्तांश चार्ट से आप बता सकते हो ये पर्टिकुलर दशा ऑपरेट हो रही है तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये सारी चीजों का पता लग जाता है। दैट्स व्हाई डिविजनल चार्ट्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, और वो हमें अच्छी तरह से देखने आने चाहिए। और एक बार हम उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, देन वी कैन बी वेरी एक्यूरेट इन द प्रेडिक्शंस आल्सो। चलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ कि दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव डन। नाउ फर्स्ट इज योर चांस, जो भी क्लैरिफिकेशन अंकल एक क्वेश्चन था, एज वी लुक एट द कंप्यूटर हॉरोस्कोप, जी उसमें और भी चार्ट्स होती हैं, जैसे कि देयर इज अ चलित चार्ट, देयर इज अ निरान्या भाव चलित चार्ट, ये चार्ट्स हैं? हाँ, that is the bhav chalit. I think we discussed that actually, कि it indicates the planet is placed in which house. There are two things. One is the planet in which sign, that we see from the Lagna chart. When we talk of the house, the planet placed in which house, that we see with the help of bhav chalit. So that tells you about the placement of planet in a particular house. And what is the Chalit chart then? There's a separate chart called Chalit chart. That is Chalit chart. It's known as Chalit chart actually. And Niranya Bhava Chalit is a separate one. There are two ways of calculating the Chalit chart actually, but that is one of the way of calculating the Chalit chart. Oh, thank you. Any other question? Any question what we have done so far in this course? I have another basic question, Uncle, जी. which is, you know, when we say कि planet का transit क्या है, जी. that basically means कि किस राशि में transit हो रहा है. Present, आज के दिन में किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, वो राशि आपके किस हाउस में है, मतलब हमारे लग्न चार्ट में किस हाउस में थी. करेक्ट. Got it. And वो देखने के लिए, Uncle, what is the easiest way to find out position of all the planets? Panchang, I told you that ephemeris is there, or now you can internet also you can see, but if you can buy some ephemeri, that will be very handy, because that is a basic tool for any astrologer. You should always keep it very handy actually. Okay. Thank you. जो डे टू डे प्रेडिक्शंस बताते हैं, तो वो ट्रू रहता है, ट्रू होता है वो पूरा? Day to day prediction is only the result of transit, the result of transit on date, so that is only 1/3 correct.
That is very, very general indication, and that is only the effect of present transit of the planets actually. So it cannot be accurate in individual cases, but it's very, very general, which is only 1/3 of what is correct actually. Because other things depends on your horoscope also, your dasha also, and third is the transit. So it's telling you only the result of transit actually. सर आपने कहा कि थर्ड हाउस का हॉरेरी के लिए इम्पोर्टेंट रोल है। थर्ड हाउस में D3 चार्ट का, अच्छा D3 चार्ट का सर कैसे? दृष्टांश चार्ट है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में, जब हम किसी लॉस्ट आर्टिकल या थेफ्ट का क्वेश्चन होता है उसके लिए, उसका जवाब देने के लिए। सर जो नक्षत्र और नक्षत्र के लॉर्ड्स होते हैं उनका यूज कहाँ पर होता है? देखिए जो अल्टीमेट जब आप देखेंगे कि प्लैनेट आपने देखा कि किस हाउस में प्लेस्ड है, उसका लॉर्ड क्या है, तो व्हाट वी सी द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड ऑफ दैट नक्षत्र आल्सो इन विच द प्लैनेट इज प्लेस्ड। उसका भी के ऊपर भी उसके रिजल्ट डिपेंड करते हैं। जैसे साइन डिस्पोजिटर होता है कि जिस साइन में बैठा है उसका लॉर्ड क्या है, उसकी क्या पोजीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वैसे ही नक्षत्र के लॉर्ड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। I can ask another question, Uncle. Yeah. On Ketu, we haven't discussed a lot about Ketu, but I was curious if in a Libra ascendant, Ketu is positioned in the ninth house. Yeah. Ketu is basically Karaka for the moksha, primary Karak for moksha. It's a spiritual planet. And placement of Ketu in the ninth house is supposed to be a good position because ninth house also relates to the spiritual aspect of the life actually. और राहु केतु के अपने रिजल्ट नहीं होते हैं। राहु केतु के रिजल्ट्स होते हैं कि वो किन प्लैनेट के साथ में बैठे हुए हैं, किन प्लैनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट है, और जिस साइन में बैठे हुए हैं उसका लॉर्ड क्या है। So results will depend on all those things. Sir, if Ketu is placed in 8th house, so as you said, planet placed in 8th house in any divisional chart. If Ketu is placed in 8th house, then what is the interpretation? देखिए जो हमने क्लासिफाई किए हाउसेस को इन 4 कैटेगरी, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। 159 हाउस होते हैं धर्म के होते हैं, 2610 अर्थ के होते हैं, 3711 काम के होते हैं, और 4812 मोक्ष के स्थान होते हैं। तो 4812 मोक्ष का भी स्थान है, और 8th हाउस मोक्ष का स्थान होने की वजह से अगर केतु वहां प्लेस्ड है तो इट्स नॉट अ बैड पोजीशन ऑफ केतु। देखिए जुपिटर की जो बेस्ट पोजीशन मानी गई वो लग्न में मानी गई, क्योंकि लग्न में बैठने से इट हैज एन एसोसिएशन ऑन ऑल द ट्राइन्स, 3 ट्राइन्स एक्चुअली, बट ट्राइन्स आर द हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो उसको बेस्ट माना गया। बट सेकंड बेस्ट मानी गई 4th हाउस में, क्योंकि 4th हाउस में बैठकर ये चारों जो मोक्ष के, तीनों जो मोक्ष के स्थान है उनको कवर करता है, एंड दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द लाइफ आल्सो। तो सर आपके कहने के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी केतु है तो वो मतलब स्पिरिचुअल लाइफ या मोक्ष लाइफ, मतलब वो ये तो पॉजिटिव अच्छा वाला एस्पेक्ट हो गया, अच्छा करेगा। हाँ, तो फिर उसे मेलेफिक क्यों कहते हैं केतु को? देखिए मेलेफिक बेनिफिक कोई प्लैनेट ऐसा नहीं होता, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज जब दशा ऑपरेट होती है तो दे क्रिएट सम प्रॉब्लम आल्सो। जैसे सैटर्न है मान लीजिए, हमने कहा कि इस मेलेफिक प्लैनेट, इस वर्स्ट मेलेफिक प्लैनेट एक्चुअली, बट सैटर्न अगर वेल प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में, उच्च का है या एक्सॉल्टेड है, इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन साथ में जो उसकी जो नेचर है प्रॉब्लम क्रिएट करने की भी है, तो सब चीज अच्छा नहीं करेगा, उसमें प्रॉब्लम भी ज्यादा क्रिएट करेगा फिर वो। और जुपिटर है मान लीजिए, जुपिटर की दशा ऑपरेट हो रही है, जुपिटर इज अ बेनिफिक प्लैनेट, उसका नेचर खराब करने का नहीं है, तो उसमें आपको देखेंगे कि सारा कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई खराब नहीं हो रहा उसके अंदर जो है। तो मेलेफिक एंड बेनिफिक इज जस्ट बिकॉज द नेचर ऑफ द प्लैनेट। तो सर जैसा आपने बताया केतु अगर 8th हाउस में है तो वो अच्छा है, तो मतलब उसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? उस पर्सन को मोक्ष मिलेगा बाद में, मतलब मोक्ष का मतलब होता है कि यू गो हायर ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन। मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता,
but you get higher on the spiritual plane. That is the basic meaning of moksha. 4, 8 and 12 में अगर केतु है तो अच्छा हाँ, है. और इसीलिए जो मेन जो मोक्ष का स्थान है 12th हाउस है, और इसीलिए कहा गया कि केतु अगर 12th हाउस में होता है तो दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ केतु. And Ketu in Lagna, uncle? Lagna will create problem actually. It creates some type of phobia in your mind actually. जैसे कोई लोगों को बहम डेवलप हो जाते हैं तो उस टाइप का कुछ फोबिया है, कोई बहम है, उस टाइप का नेचर हो जाता है. इट्स नॉट गुड लगना है. सर मोक्ष हाउसेस हैं 8 and 12, फिर भी इन्हें 4, 8, 12. हाँ 4, 8, 12, फिर भी 8 को वर्स्ट हाउस कहा है. कोई इसका जस्टिफिकेशन है? नहीं, वर्ड्स तो हमने इसलिए कहा कि कोई प्लैनेट जब वहां बैठता है तो वो प्लैनेट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, या किसी भी हाउस का लॉर्ड जब वहां, देखिए 8th हाउस हमारा 12th है फ्रॉम द 9th हाउस, भाग्य की हानि करता है. तो इसलिए जो भी प्लैनेट किसी भी हाउस का लॉर्ड वहां बैठेगा उसको खराब करेगा. तो फ्रॉम दैट एंगल इट्स अ बैड हाउस, बट फॉर सो मेनी अदर एस्पेक्ट इट्स अ वंडरफुल हाउस. जैसे मैंने कहा कि अगर 8th हाउस में आपके मेलेफिक प्लैनेट है तो आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड वीक है, आपका शादी नहीं चलेगी किसी तरीके से भी. वही अगर अच्छे प्लैनेट है तो शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकंड, 8th हाउस से आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं. यहाँ पर जो आप बैठे हुए हैं इसी की वजह से बैठे हुए हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ ज्ञान के प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में हैं. कुछ गड़बड़ भी हो रहा होगा. हाँ, एंड दिस इज द हाउस ऑफ अनअर्न्ड मनी. अब इनहेरिटेंस की बात करें तो इसके बिना नहीं मिलेगा आपको. अगर ऐसा पैसा मिलना है, सडनली कोई गेन होना है, तो वो इसी हाउस से मिलेगा आपको. दिस इज द सेकंड फ्रॉम द 7th हाउस. दिस इज द वेल्थ ऑफ द स्पाउस. अगर आप शादी कर रहे हैं किसी की तो देख लीजिए 8th हाउस कैसा है. वो पैसा वही बताएगा कितना पैसा है इसके पास है. सर अगर कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है लग्न में जी, और नवांश में, सपोज वो नवांश के लग्न का लॉर्ड है लेकिन वर्गोत्तम भी है, तो उसको जैसे सन फॉर एग्जांपल लग्न में डेबिलिटेटेड है लेकिन नवांश के लग्न का लॉर्ड भी है और सेम साइन में है तो वर्गोत्तम भी है. वर्गोत्तम भी हो गया, राइट. पर वो नवांश में भी अपने डेबिलिटेशन साइन में ही है. हाँ, तो फिर भी वो अच्छा हो गया. यही तो मैंने कहा कि अगर प्लैनेट वीक है, एग्जांपल भी दी थी मैंने कि अगर डेबिलिटेटेड है और साथ में वर्गोत्तम भी है, इसका मतलब वहां भी डेबिलिटेटेड है, तो इट बिकम्स जस्ट न्यूट्रल प्लैनेट टाइप का हो जाता है, जस्ट स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड, दैट्स ऑल. अंकल एक और कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करना है कि हमने डिस्कस किया था. इफ यू कैन डिस्क्राइब अगेन द डिफरेंस इन इम्प्लीकेशन कि जब प्लैनेट राशि के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है वर्सेस प्लैनेट हाउस के कारक के साथ प्लेस्ड है. हाउ डू वी इंटरप्रेट द टू? अगर प्लैनेट इज सिटिंग इन अ हाउस जिसका कारक भी इज द सेम प्लैनेट. नहीं, हाउस के लॉर्ड के साथ है मतलब नहीं, जैसे राशि का लॉर्ड हुआ, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल नंबर 9 के साथ जुपिटर प्लेस्ड है. 9 का लॉर्ड इज जुपिटर. You mean Jupiter is placed in its own sign? It's placed in its own sign, correct. But it's a very good planet then. It gains its strength. Understood. So वो तो समझ में आ गया अंकल. पर अगर हम हाउस का कारक देखें, फॉर एग्जांपल हम देखें कि 8th हाउस का कारक सैटर्न है जी, एंड सैटर्न इज प्लेस्ड देयर, उसका कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे? मतलब कारक के साथ मतलब यू नो द हाउस कारक एंड द प्लैनेट पोजीशन इज द सेम. No, if planet is placed with the karaka for that house, yes. So again, it will improve that house, improve the significations of that house. अगर हम कहें कि Saturn longevity का कारक है, 8th house का lord है, या कारक है 8th house का, so it means it increases your longevity. Understood. Yeah. Got it. I think most of you have confirmed that you want to have this advanced classes. Yes, sir. So if you all agree, we can start from next week itself, that is Saturday, Sunday.
Yes. We'll have on Saturday and Sunday, but only with a slight change because of my personal reason. On Sunday, we will have it at 4:30. That's all. In place of 4, we will have it at 4:30. And Saturday, we'll have it at 4 o'clock. Okay. Right? Yes. Right. Okay. Thank you, uncle. Thank you so much, sir. Thank Thank you, you so sir. much. Chaliye, thank you so much. I think I enjoyed with all of you, and I hope that you were also benefited. But Yes. it was really a wonderful batch. It's a really good batch actually, because I never tried teaching like this. So this is the first time I'm teaching like this actually. It's great to have you over there, sir. Yeah. Thank you so much, and I Thank would you. suggest Thank you everybody so should bring 1 or 2 more students, you know. But why for don't you this put your video on actually so that everybody can see you also? Come on, Jay. No, not right now. But I was just suggesting, let us bring more people, you know, I mean, they are not aware of this such lovely subject. I mean, it's such a nice science. After learning only, I got to know that, you know, we can go so deep into it. So let's try to find more people for him. That would be our Guru Dakshina. हाँ नहीं बस तो डर लग रहा था और It has become possible only because everything is closed actually. Otherwise, though, it's difficult to get time also. And I'm already teaching that Future Point. They have at least 5-6 courses. So I'm teaching in all the courses there actually. So it's really difficult. Those many people you'll affect, they'll remember you for life, sir. So I mean, that's why I'm saying it's really a wonderful experience. I really enjoyed actually. हेलो सर टाइम कुछ पहले हो सकता है 1 घंटा पहले 4:30 बजे पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैंने कहा ना कि वहां पर जो क्लास है मेरी इट एंड्स एट 3:30 तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है एक्चुअली में बिकॉज आई ट्राइड बट इट्स नॉट गेटिंग पॉसिबल एक्चुअली बट नरेश जी आपको तो बहुत नॉलेज है वैसे भी Naresh ji, you know everything actually. Naresh ji, I think whether you know or not, but he's an example of what a student can be like. Yeah, he's a wonderful astrologer and a very knowledgeable person and rather renowned all over the world. And the problem with him is he cannot see actually. So just imagine ki in spite of all these problems, he is doing so well in this field actually. Yes. It's really remarkable. Sir, thank you very much. Then he is attending. He reached to Naresh ji when you are not available. But we should all have an inspiration. No, we should all have an inspiration from him actually, because in spite of all the odds, he has done so well. Correct. And he's always in the process of learning. Every time he keeps on asking. Yes, he is attending your class. Yeah. All the classes. Just a question for Mr. Naresh. How long he है ये कब से सीख रहे हैं ये कितने दिन हो गए इनको ये कब से इन्होंने सीखना शुरू किया नरेश जी कब सीखना शुरू किया आपने हमारे जैसे लोगों के लिए हम समझ रहे हैं 20 साल हो गए सर ये स्टॉलवर्ड है वैसे आप कब से पढ़ा रहे हैं ये भी बताइए for how long have you been teaching हाँ जी आप कब से पढ़ा रहे हैं I'm teaching for last 35 years last 35 years Oh my God. सर जब आपका नाम सुनता था उसमें जैन टीवी पे मतलब बस दिल खुश हो जाता था कि आज हमारे बीच में श्री अनिल जैन जी आ रहे हैं मैं तो बहुत खुश हो जाता था That was about 35 years back actually. अनिल जी आपके वीडियोस तो 90s के भी है मेरे ख्याल से नेट पे ढूंढे तो 90s में भी आपके 90s में भी आपके 35 years हो गए 93 95 के भी शायद वीडियोस हैं हाँ वो तो काफी है सर आपने कहाँ से सीखी एस्ट्रोलॉजी हम लोग we used to have an institute जया जी ने शायद वहाँ ज्वाइन किया था सलमान पब्लिक स्कूल we used to have classes there was an astro science research organization and I tell you that those people they are associated with the astrology from last I think 35-40 years and still they have classes so I teach them also once in a week and oh my God sir even now all have experience of 35 years actually the topic को समझने can we join there can we join those classes हाँ why not they have classes जया जी ने join किया हुआ है तो you can check up sir, with what is the name could you please repeat
That is Delhi Astro Study Institute, something like that. Okay, sir. सर एक बात है, Thank you, sir. बाकी जितने लोग हैं वो सब थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या तो पहले से सीखे हुए हैं या आपकी क्लास शुरू से अटेंड की इसलिए आते हैं। मुझे शायद सबसे कम आता है, मुझे लगता है। नहीं, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। लेट ज्वाइन किया मैंने। बट आप थोड़ा सा भी उसको करेंगे, वीडियो वगैरह देखेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। ये बाकी लोग तो काफी एक्सपर्ट लग रहे हैं मुझे। हाँ, और आपका तो हेरिडिटरी है, ये पंडितों का तो काम है ये सीखना जो है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चलिए, so we meet next week at 4 o'clock. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. प्रणाम सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। प्रणाम नरेश जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी सर। नमस्कार।